स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आज आपके पास अनगिनत विकल्प थे, सोशल मीडिया, वेब सीरीज और ना जाने क्या क्या। लेकिन आप यहाँ हैं। ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो समझते हैं कि ज्ञान की तलाश कितनी महत्वपूर्ण है। आज की रात हमने चुना है ताओ ते चिंग। ये किताब क्यों विशेष है? इसका हर अध्याय एक दरवाजे के समान है जो आपको आपके भीतर के संसार की ओर ले जाता है। यह आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। इस किताब की तारीफ कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी की है और इस किताब के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। लेखक लाओ त्ज़ एक चीनी दार्शनिक थे जिनका जीवन एक रहस्य है। कहते हैं कि उन्होंने यह किताब तब लिखी जब वे अपने देश को छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि समाज उनकी बात नहीं सुनता। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। लाओ त्ज़ एक प्राचीन चीनी दार्शनिक थे जिनका जीवन अपने आप में एक रहस्य है। उन्हें ताओ ते चिंग की रचना करने के लिए जाना जाता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने यह पुस्तक तब लिखी जब वे देश से बाहर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि समाज उनकी बात नहीं सुनता। उनके लेखन का उद्देश्य मानव जीवन और प्राकृतिक क्रम के बीच संतुलन को समझना था। रात गहरी हो चली है और जब नींद की मिठास आंखों में घुलने लगती है तब हम मिलते हैं वन बुक बिफोर स्लीप के इस खास समय में, जहां हम बातें करते हैं उन गहराइयों की जो किताबों में छुपी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ताओ ते चिंग की, जो लाओ त्ज़ की अमूल्य धरोहर है। इस किताब का पहला अध्याय हमें ताओ की अपरिभाषित प्रकृति के बारे में बताता है। सोचिए, ताओ क्या है? ताओ एक ऐसा रास्ता जो परिभाषाओं में नहीं समा सकता। ये जीवन का वो प्रवाह है जो निरंतर चल रहा है, जैसे गंगा का जल जो कभी रुकता नहीं। ताओ को समझना शायद वैसे ही है जैसे हवा को पकड़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? हवा को महसूस किया जा सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। ताओ भी कुछ ऐसा ही है जिसे अनुभव किया जा सकता है लेकिन शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लाओ त्ज़ कहते हैं ताओ वो है जो कहलाने से बाहर है। जब हम इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं हम उसकी सच्चाई को खोने लगते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम चाय की मिठास को शब्दों में बयान करने की कोशिश करें। चाय की मिठास को शब्दों में सीमित करना क्या संभव है? नहीं, हमें उसे चखना पड़ता है, जैसा ताओ को अनुभव करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी चीजें हैं जो अपरिभाषित हैं। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारे सपने, क्या इन्हें कोई शब्दों में बांध सकता है? अक्सर हम जीवन में परिभाषाएं ढूंढते हैं, शायद इसलिए कि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन जीवन की असली खूबसूरती तो उसी अनिश्चितता में छुपी होती है। हम सब किसी न किसी रूप में ताओ की खोज में हैं। किसी के लिए ताओ शांति है तो किसी के लिए संतोष। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी के लिए बारिश की बूंदें जीवन की संजीवनी होती हैं, जबकि किसी के लिए वही बारिश एक असुविधा। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, अपनी अपनी समझ के साथ। अब हम एक कहानी की बात करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़ा व्यापारी था जिसके पास अपार धन था, लेकिन संतोष नहीं था। वह हमेशा खोज में रहता किसी ऐसी चीज की जो उसके जीवन को अर्थ दे सके। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। वह साधु के पास गया और पूछा, मुझे बताइए, इस जीवन का असली अर्थ क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही भीतर है। ध्यान करो और ताओ को महसूस करो। ये व्यापारी की यात्रा की शुरुआत थी। उसने पाया कि ताओ कोई वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना पड़ता है। यही संदेश लाओ त्ज़ हमें देना चाहते हैं। ताओ की यह अपरिभाषित प्रकृति हमें सिखाती है कि कभी कभी शब्दों से परे जाकर अनुभव करना ही जीवन का असली अर्थ होता है। तो अब जब हम आज की रात इस अध्याय को समेटते हैं, क्या हम अपने जीवन के ताओ को पहचानने की कोशिश करेंगे? क्या हम अनुभव को शब्दों से ऊपर स्थान देंगे? और अगली बार जब हम किसी अनिश्चितता का सामना करेंगे, क्या हम उसे गले लगाने की कोशिश करेंगे? इसी सोच के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां और भी रहस्यों का पर्दाफाश होगा। तो जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में, जब हम ताओ ते चिंग की और गहराइयों में उतरेंगे। शुभ रात्रि। यह रात की गहरी शांति है, जब सब कुछ ठहर सा जाता है और आपकी आत्मा के भीतर की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। ऐसे में हम किताब ताओ ते चिंग के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय है विपरीतों का संतुलन। अब जरा सोचिए, जब हम जीवन के संतुलन की बात करते हैं तो क्या हम सच में इसे महसूस कर पाते हैं? लाओ त्ज़ कहते हैं कि जीवन में हर चीज का एक विपरीत होता है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा भी है, जहां खुशी है वहां दुख भी है।
क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दुख के हम खुशी को कितना मूल्यवान समझ पाते? जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, हमें सफलता का असली आनंद कैसे मिलेगा? यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर विपरीत भावनाएं एक दूसरे के ना अधूरी हैं। जैसे बारिश और धूप का खेल खेतों को हरा भरा कर देता है, वैसे ही जीवन के इन विपरीत पहलुओं को अपनाकर हम अपनी आत्मा को भी समृद्ध कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने करियर में संघर्ष कर रहे होते हैं, तब आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वही संघर्ष आपकी सफलता को और भी चमकदार बना देता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये विपरीत मौजूद है। जैसे चाय की एक प्याली जिसे हम कभी कभी चीनी के बिना पीते हैं, उस कड़वाहट में भी एक अलग मिठास छिपी होती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी बिना चीनी के भी जीवन का स्वाद लेना चाहिए। लाओ तुज इस संतुलन को दर्शाते हैं, जैसे एक नर्तक अपने नृत्य में लय और ताल के संतुलन को बनाए रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक नर्तक अपने हर कदम में स्थिरता और गतिशीलता के बीच तालमेल स्थापित करता है? यह संतुलन ही उसे एक कुशल कलाकार बनाता है। जब हम जीवन में संतुलन की बात करते हैं, तो अक्सर यह समझ में आता है कि धैर्य और उत्साह का मिश्रण ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में धैर्यपूर्वक फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हम अपने प्रयास और धैर्य के संगम से अपने जीवन के फलों का आनंद उठा सकते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या बिना रात के हम दिन की खूबसूरती को पहचान सकते हैं? जैसे जैसे रात गहरी होती है, वैसे वैसे उसका सन्नाटा हमें दिन के कोलाहल की याद दिलाता है। इस संतुलन की समझ से हम अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम विपरीत भावनाओं और परिस्थितियों को गले लगाते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि जीवन वास्तव में एक सुंदर संगम है, जहां हर स्थिति का एक महत्व है। लाओ तुझ का यह अध्याय हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि जीवन के हर पहलू में एक सीखने योग्य अनुभव छिपा है। चाहे वह दुख हो या सुख, हर स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्राचीन ज्ञान आज के जीवन में कैसे लागू होता है। सोचिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो क्या हम उसमें छिपे अवसरों को देख पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब हम विपरीतों का संतुलन समझ आते हैं, तो हम हर परिस्थिति में छिपे अवसरों को पहचानने लगते हैं। इस तरह यह अध्याय हमें जीवन के संतुलन को समझने और उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन का हर रंग, हर पहलू हमें एक अनमोल सबक सिखाता है। अब जब हम इस अध्याय का समापन करते हैं, तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आप अपने जीवन में संतुलन को अपनाने के लिए तैयार हैं? आने वाले अध्याय में हम और भी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि यह प्राचीन ज्ञान कैसे हमारे आज के जीवन को समृद्ध बना सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ अगली रात की कहानी के लिए। रात की गहराई में जब सब कुछ शांत होता है, तब हमारे पास खुद से जुड़ने का सही समय होता है। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही ताजा है जितना कल था। हम बात कर रहे हैं ताओ ते चिंग के तीसरे अध्याय की, जिसमें इच्छाओं के त्याग की बात की गई है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। करियर में सफलता, परिवार की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, ये सब हमें हर पल घेर कर रखते हैं। अक्सर हम इन्हीं के चक्कर में अपनी असली खुशी खो देते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, क्या तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं? लाओ त्जो कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग हमें आत्मा की शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे दीवाने हो जाते हैं, जैसे कि एक नई गाड़ी, एक बड़ा घर या फिर एक ऊंची नौकरी। ये सब पाने के बाद भी क्या हम वास्तव में संतुष्ट हो पाते हैं, या फिर और कुछ पाने की चाह शुरू हो जाती है? यहीं पर लाओ त्जो का संदेश आता है, इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता दें। एक किसान की कहानी याद आती है, जिसने जीवन भर मेहनत की, अपने परिवार के लिए सब कुछ दिया, लेकिन अंत में उसने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। क्यों? क्योंकि उसने भीतर की शांति को बाहर की सफलता से अधिक महत्वपूर्ण पाया। अब जरा विचार कीजिए, क्या हम भी अपने जीवन में कुछ त्याग सकते हैं? जैसे कि दिन रात सोशल मीडिया पर समय बिताना, हर चीज में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। अगर हम खुद से ईमानदारी से पूछें, तो क्या ये सब हमें खुश रखता है, या फिर ये बस एक मृग तृष्णा है? हमारे भारतीय समाज में परिवार और समाज का दबाव अक्सर हमारे निर्णयों पर हावी हो जाता है। क्या यह सच है कि हम वो ही करते हैं जो हम स्वयं चाहते हैं, या फिर हम किसी और की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं? इच्छाओं का त्याग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें क्या वास्तव में चाहिए और क्या सिर्फ दिखावे के लिए। चलिए एक और कहानी से समझते हैं। एक साधु थे जो हमेशा एक ही लंगोटी में रहते थे। एक बार उनके पास एक राजा आया और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे रहते हो? साधु ने कहा,
राजन, इच्छा का त्याग करो और देखो तुम्हारे पास सब कुछ है। इच्छाओं का त्याग करना हमारे जीवन को सरल और सहज बना देता है, जैसे वो चाय की प्याली जिसे हम रोज पीते हैं। अगर हम उससे जुड़ी इच्छाओं को छोड़ दें तो हम उसकी सच्ची मिठास का आनंद ले सकते हैं। तो अब जब अगली बार आप चाय की चुस्की लें, सोचिए क्या कुछ त्याग कर आप अंदर की शांति पा सकते हैं। इस विचार के साथ हम आज की रात को यहीं विराम देते हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जहां और भी गहरी बातें होंगी। तब तक के लिए अपने भीतर की आवाज सुने और उसे समझने की कोशिश करें। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? अगले अध्याय में मिलते हैं। शुभ रात्रि। ताओ ते चिंग का चौथा अध्याय, ताओ की गहराई, हमें एक रहस्यमयी और गूढ़ शक्ति के बारे में बताता है। ताओ, जिसे समझना आसान नहीं है, फिर भी हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या आप कभी किसी नदी के किनारे बैठे हैं और उसकी तेज धारा को देखा है? वह धारा कभी नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह धारा कहाँ से आती है और कहाँ जाकर मिलती है? शायद नहीं, क्योंकि नदी की गहराई एक रहस्य है, ठीक वैसे ही जैसे ताओ की गहराई। ताओ को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है, लेकिन खुद किसी सीमा में नहीं बंधती। ये कुछ ऐसा है जो हमें जीवन में संतुलन और शांति देता है। ताओ की गहराई उस चाय के प्याले की तरह है जिसे हम रोज पीते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि चाय के स्वाद की गहराई कैसे धीरे धीरे हर घूंट में खुलती है? ऐसा लगता है कि पहले घूंट में कुछ खास नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम उसे महसूस करते हैं, वैसे वैसे उसका स्वाद हमारे मन को ताजगी देता है। ताओ भी ऐसा ही है, धीरे धीरे हमें अपनी गहराई में समाहित कर लेता है। लाओ तुज कहते हैं कि ताओ का स्वभाव सरल है, लेकिन इसे समझना कठिन। ये हमारे चारों ओर है, फिर भी इसे पकड़ना मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माया का क्या अर्थ है? माया भी ऐसी ही है, जो सब कुछ होते हुए भी अदृश्य है। ताओ की गहराई हमें याद दिलाती है कि जीवन में धैर्य और सरलता कितनी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि हम अपने आसपास की सुंदरता को देख नहीं पाते। जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखना, अगर हम तेजी से गुजरें तो सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन अगर थोड़ी देर रुक कर देखें तो हमें दृश्य की सुंदरता का एहसास होता है। क्या ताओ की गहराई हमें यह नहीं सिखाती कि हमें अपने जीवन में ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए और चीजों को महसूस करना चाहिए? हमारे जीवन में परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पल, वे छोटी छोटी बातें जो हमें खुशी देती हैं, वे ही असली ताओ हैं। जैसे जब हम अपने घर के आंगन में बैठे होते हैं और हवा का झोंका हमारे चेहरे को छूता है, क्या वह पल हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का एहसास नहीं कराता? ताओ की गहराई हमें यह जानने का अवसर देती है कि जीवन की असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। लाओ त्जू बताते हैं कि ताओ का स्वभाव एक ऐसी चीज है जो कभी खाली नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो कभी खाली ना हो, जैसे हमारे दिल में धैर्य और करुणा की जगह। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल कितना हल्का महसूस करता है? यही ताओ की सच्ची गहराई है, दूसरों के लिए जगह बनाना, खुद के लिए नहीं। ताओ की गहराई हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन और दिल को शांत रखना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन ताओ हमें बताता है कि शांति हमारे भीतर ही है, जैसे गहरे समुद्र की लहरें जब ऊपर से शांत दिखती हैं। क्या यह संभव नहीं कि हम अपने जीवन में भी ऐसी ही शांति ला सकते हैं? क्या हम ताओ की गहराई को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन नहीं ला सकते? तो दोस्तों, ताओ की गहराई हमें जीवन के उन अनगिनत रहस्यों में से एक का एहसास कराती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को उसकी गहराई में जीना कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की गहराई को पहचानें और उसे जीवन में उतारें। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम ताओ की और भी गहराइयों में उतरेंगे। आशा है ये रात के अंधेरे में आपको नई रोशनी दिखाएगा। दोस्तों, वन बुक बिफोर स्लीप में आपका स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है दयालुता और सरलता। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, जैसे चाय की प्याली से उठता सुकून भरा सुगंध। ताओ ते चिंग का ये अध्याय हमें बताता है कि दया और सरलता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। सोचिए, आज के इस तेजी से भागते हुए संसार में जहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है, क्या हम दया और सरलता की अहमियत को समझ पाते हैं? हम में से कितने लोग उन छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं जो हमारी जिंदगी को सुकून देती हैं? एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी चाय की पोटली के। फिर भी हर शाम वो अपने आंगन में चाय बनाती और गांव के बच्चों को बुलाकर कहानियां सुनाती। उसकी कहानियों में कोई जादू नहीं था, पर उसमें सच्चाई की मिठास थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या था जो उन बच्चों को बार बार वहां खींच लाता था? शायद वो उसकी दया और सरलता थी जो उन पलों को खास बना देती थी। अब जरा सोचिए,
जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम किस तरह से उनके जीवन में खुशियों की बौछार कर सकते हैं। एक छोटा सा मुस्कुराहट, एक सहारा और कभी कभी एक कप चाय भी किसी के लिए सब कुछ बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी को चाय का कप देते हुए देखा है? वह क्षण अपने आप में एक छोटी सी प्रार्थना है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, पर भावनाएं होती हैं। सरलता का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों से समझौता करें, बल्कि ये कि हम खुद को उन चीजों से दूर रखें जो हमारे मन को बोझिल बनाती हैं। एक साधारण जीवन जीना जिसमें दिखावा नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई हो, क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। जैसे एक किसान अपने खेत में फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने विचारों की देखभाल करनी चाहिए। सरलता से जीना मतलब है अपने मन की उथल पुथल को शांत करना। ताओ ते चिंग में दया और सरलता को नदी के रूप में देखा गया है। नदी की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करती है, हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नदी हमेशा अपने रास्ते पर चलती रहती है, बिना रुके, बिना थके? क्योंकि वह जानती है कि उसका लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना है। उसी तरह जब हम दया और सरलता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। दया और सरलता की इस यात्रा में हमें कभी कभी अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। क्या हम वास्तव में वही हैं जो दिखते हैं, या फिर हम समाज के खावे में अपने असली व्यक्तित्व को खो चुके हैं? ये पूछना जरूरी है। खुद से बातें करना, अपने दिल की सुने और उसे समझने की कोशिश करें। आज जब हम दया और सरलता की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख होनी चाहिए। हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। जैसे हमारी दादी नानी ने हमें सिखाया, वैसे ही हमें भी उन्हें सिखाना चाहिए। आखिर में क्या हम दया और सरलता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? क्या हम अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने सपनों में इसे जगह दे सकते हैं? यह सवाल हम सबके लिए है। ताओ ते चिंग के इस अध्याय को पढ़ते हुए हमें यही समझ में आता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता दया और सरलता में ही निहित है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की रात को अलविदा कहते हैं। पर इससे पहले सोचिए कि आप कल कैसे किसी के जीवन में दया और सरलता की एक छोटी सी झलक लेकर आ सकते हैं। अगले अध्याय में हम और भी गहरे विचारों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। रात का समय है और हम सब अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मन में अजीब सा सुकून और हल्की सी बेचैनी दोनों का मिश्रण होता है। इन पलों में जब सारी दुनिया सो रही होती है, मन के भीतर का शोर कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है उस आंतरिक शांति की जो बाहरी शोर से परे होती है। यही है ताओ ते चिंग का छठा अध्याय, आंतरिक शांति का स्रोत। अब जरा सोचिए, जब आप दिन भर के झंझटों से थक चुके होते हैं, अपने परिवार की उम्मीदों, ऑफिस के काम और समाज के नियमों के बीच फंसे हुए होते हैं, तब क्या चीज आपको सच में सुकून देती है? क्या वो एक चाय की प्याली हो सकती है जिसे आप बालकनी में बैठकर पीते हैं, या वो एक किताब जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है? लाओ त्सु कहते हैं कि असली शांति हमारे भीतर होती है। ये बाहरी दुनिया के शोर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा के सन्नाटे से आती है। बाहरी दुनिया को हम कितना भी बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक हम अपने भीतर के संघर्ष को नहीं समझते, तब तक असली शांति नहीं पा सकते। अब सोचिए, जब आप किसी रात के शांत समय में अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, मुझे जीवन से क्या चाहिए, तब क्या यह प्रश्न आपको बेचैन करता है या शांति देता है? कभी कभी हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो जवाब मिलेगा वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर के सवालों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने शांत मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करना। शहर की सारी आवाजें पीछे छूट जाती हैं और केवल मंदिर का घंटा और आपके भीतर की सुनापन ही सुनाई देता है। यह उसी सुनापन में आपको अपनी असली आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो क्यों आपको इतना सुकून मिलता है? वह नदी बहती रहती है, एक धारा में प्रवाहित होती रहती है। वह आपको यह एहसास दिलाती है कि जीवन भी एक बहती धारा है। ये रुकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है, ये बस बहता रहता है। और इसी प्रवाह में हमें अपनी शांति ढूंढनी होती है। लाओ त्सु ये भी बताते हैं कि हमें बाहरी चीजों पर अपनी शांति को निर्भर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी या जब हमारे पास एक बड़ा घर होगा तब हम शांति महसूस करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं। असली शांति तो वही है जो हमारे भीतर गहराई में छिपी होती है। कल्पना कीजिए एक दीपक की, जो एक छोटे से कमरे को रोशनी से भर देता है। वह दीपक बाहर की अंधेरी रात से नहीं डरता, क्योंकि उसका प्रकाश उसके भीतर से आता है। उसी तरह हमारी आंतरिक शांति भी उस दीपक के प्रकाश की तरह होनी चाहिए, जो बाहरी जीवन की अंधेरी चुनौतियों से परे होती है। तो क्या हमें अपनी आंतरिक शांति के स्रोत को खोजने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें अपने भीतर की उस नदी को सुनना चाहिए?
जो हमें जीवन की दिशा दिखाती है? ये प्रश्न जब हमारे मन में गूंजता है तब हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है। लेकिन ये सफर इतना सरल नहीं है। ये एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। ये हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है, और जब हम अपने भीतर की शांति पा लेते हैं तब बाहरी दुनिया की सारी उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं कर पाती। तो इस रात जब आप अपनी आंखें बंद करें और सोने की कोशिश करें, खुद से उन सवालों का सामना करें जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। शायद आपको उस अंधेरे में वह दिव्य रोशनी मिल जाए जो आपकी आंतरिक शांति का स्रोत है। अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है या एक नई शुरुआत का संकेत? यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय में झांकने के लिए और देखेंगे कि आगे क्या छुपा है? आज की रात जब चाय की प्याली के साथ हम ताओ ते चिंग के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये अध्याय हमें स्वाभाविक रूप से कार्य करने की कल सिखाता है। आपने गौर किया होगा कि हमारे समाज में कितनी बार हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में उलझा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। ये चिंता, ये वचनबद्धताएं हमें हमारे मौलिक स्वरूप से दूर ले जाती हैं। लाओ तो इस अध्याय में हमें बताते हैं कि प्रकृति में हर चीज बिना किसी प्रयास के हो जाती है। जैसे कि सूरज बिना किसी घोषणा के हर सुबह उगता है और चांद बिना किसी धूमधाम के रात को अपनी चांदनी बिखेरता है। ये सब स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी दबाव या शोर शराबे के। अब जरा सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी में इसी तरह कार्य करें, बिना किसी बाहरी दबाव के सहजता से, तो हमारा जीवन कैसा होगा? हम अक्सर अपने जीवन को उस मशीन के रूप में देखते हैं जिसे हमें हर समय चालू रखना है। लेकिन लाओ तुज का कहना है कि सच्चा संतुलन तब आता है जब हम कार्य करते हैं परंतु कार्य से बंधे नहीं रहते। ये वैसा ही है जैसे कोई नर्तकी जो बिना सोचे अपने पैरों को संगीत के ताल पर चलने देती है। वह सोचती नहीं, वो बस होती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचें, हमारे जीवन में कितनी बार हम प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। जैसे जब हम बचपन में खेलते थे, बिना किसी जीतने या हारने चिंता के, बस खेल की खुशी में डूब जाते थे। अगर हम अपने काम और जीवन में भी उसी सहजता को ला सकें तो शायद जीवन का आनंद कुछ और ही होता। लाओ तो उसका यह भी मानना है कि दुनिया में सब कुछ अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है बिना किसी अहंकार के। जैसे एक नदी जो बिना किसी घमंड के अपने रास्ते पर बहती जाती है, पर फिर भी वो कितनी शक्तिशाली होती है। वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को अपने बहाव के साथ बहा ले जाती है, पर चुपचाप। अब हमारे जीवन में भी अगर हम इस प्राकृतिक प्रवाह को अपना सकें तो हम भी अपने रुकावटों को पार कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो क्या हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन लाओ तज कहते हैं कि जब हम अपने अहम को छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे रूप से खुद को जान सकते हैं और अपने कार्यों को उच्चतम रूप से कर सकते हैं। जैसे कोई किसान जो बीज बोने के बाद धैर्य से बारिश का इंतजार करता है, बिना किसी जल्दबाजी के। वो जानता है कि प्रकृति अपना काम करेगी और उस पर विश्वास करता है। अब जब हम इस गहरे विचार में डूब चुके हैं तो सोचें कि कैसे हम इस दर्शन को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई निर्णय हो जिसे लेने में आप असमंजस में हो, तो क्यों ना उसे प्राकृतिक रूप से बहने दें, समय को अपना काम करने दें। हो सकता है कि आपको अपने काम में बहुत अधिक दबाव महसूस हो रहा हो, तो क्यों ना उसे सहजता से लें और देखें कि कैसे चीजें अपने आप सुलझती हैं। हम सभी ने सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत लाओ तुझ के इस पाठ को समझने का सबसे सरल तरीका हो सकती है। धैर्य, विश्वास और सहनशीलता के साथ हम जीवन के तूफानों में भी अपनी नाव को स्थिर रख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस अध्याय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहे हैं या फिर समाज की अपेक्षाओं के बोझ तले? जब अगली बार आप किसी निर्णय के द्वार पर खड़े हों तो इस प्रश्न को अपने दिल से पूछें और देखिए कि कैसे जवाब आपके सामने खुलकर आता है। आज की रात के इस संवाद का अंत करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, परंतु अगले अध्याय के रहस्य और ज्ञान की प्रतीक्षा आपका इंतजार कर रही है। अगली मुलाकात तक अपने भीतर की सहजता को पहचानें और जीवन के हर पल को जी भर के जिएं। शुभ रात्रि। जब हम रात के इस सुनसान और सुकून भरे समय में बैठे हैं तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और जीवन के एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस 8वें अध्याय में लाओज़ हमें पानी की तरह बनों के बारे में बताते हैं। एक साधारण सी बात, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पानी कितना बुद्धिमान होता है? इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई ठोस रूप नहीं, लेकिन फिर भी यह हर बाधा को पार कर जाता है, हर गड्ढे को भर देता है। पानी की यह विनम्रता और लचीलापन जीवन के लिए कितनी आवश्यक है ना? अब जरा सोचिए कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अक्सर कितने कठोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम अपने बल से धक्का देकर ही हल कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम पानी की तरह होते तो शायद हम उन समस्याओं के साथ बहते हुए उन्हें स्वीकार कर और उनका हिस्सा बनकर अपने ही तरीके से समाधान पा सकते। जब पानी एक बड़े पत्थर से टकराता है तो वह न तो रुकता है और न ही जूझता है, बल्कि उसके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाता है। क्या यह हमारे जीवन के संघर्षों के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण नहीं हो सकता? एक पुरानी कहावत है कि आप जितना ज्यादा जकड़ेंगे उतना ही ज्यादा खो देंगे। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में लचीलापन कितना जरूरी है। जब हम पानी की तरह लचीले होते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को आसान बना सकते हैं। सोचिए कि आपके आसपास कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं जो अपने ही बनाए हुए कठोर नियमों में बंधे हुए हैं। क्या वे खुश हैं? क्या वे तरलता और सहजता का अनुभव कर पाते हैं? इसी संदर्भ में आइए अपने भारतीय समाज के कुछ पहलुओं पर नजर डालें। हमारे यहाँ अक्सर परिवार और समाज का दबाव होता है, सही करियर चुनने का, सही सेटलमेंट का। एक युवा को परिवार की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, भले ही उसकी रुचि संगीत में हो। ऐसे समय में यदि वह पानी की तरह लचीला बन सके तो वह न केवल उन अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बिठा सकता है, बल्कि अपनी खुशी का मार्ग भी ढूंढ सकता है। यही तो असली धर्म है ना? और फिर एक और बात है, पानी की शांति। जब आप एक शांत तालाब या नदी के किनारे बैठते हैं तो क्या आपको शांति का अनुभव नहीं होता? ये शांति हमें ये सिखाती है कि आंतरिक शांति किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं करती। अगर हम पानी की तरह अपने अंदर इस शांति को बनाए रखें तो चाहे बाहर का माहौल कितना भी अशांत क्यों ना हो, हम खुद को ठहराव में पा सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कार्यालय में एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। आपके सहकर्मी आपसे असहमत हैं और आपके बॉस का दबाव भी है। अब आप इस स्थिति में संघर्ष और विवाद कर सकते हैं या फिर पानी की तरह बहकर स्थिति के अनुकूल होकर समझदारी से काम कर सकते हैं। यह सबके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए, आपके सहकर्मियों के लिए और आपके काम के लिए भी। तो इस अध्याय का सार यही है कि जितना हम पानी की तरह विनम्र, लचीले और शांत होंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। जिंदगी कोई जंग नहीं है जिसे हमें जीतना है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे हमें महसूस करना है। और इस यात्रा में अगर हम पानी की तरह बह सकें तो शायद हम उन गहन अनुभूतियों और खुशियों को पा सकें जिनकी हमें तलाश है। अब सोचिए, कल जब आप नींद से जागेंगे तो क्या आप अपने जीवन में पानी की तरह बहने का प्रयास करेंगे? शायद यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप अपने जीवन के हर पहलू में तरलता और सहजता का समावेश कर सकें। तो इस विचार के साथ रात के शांत समय में मैं आपको यह सोचने का निमंत्रण देता हूं, कल आपका दिन कैसा होगा अगर आप पानी की तरह बह का प्रयास करें। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी चीज को पूरा करने में जुट जाते हैं तो अक्सर हम उस पर इतना अधिक ध्यान देने लगते हैं कि वह हमें थका देती है। लाओ त्सु के ताओ ते चिंग के 9वें अध्याय में हम इसी विचार की ओर रुख करते हैं, जिसे वह अतिरेक से बचना कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब जरा सोचिए, जब आप चाय का एक प्याला बनाते हैं और उसमें बहुत अधिक पत्ती डाल देते हैं तो वो कड़वी हो जाती है ना? जिंदगी में भी अतिरेक ठीक वैसा ही है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी काम में अधिक समय दें, अधिक मेहनत करें तो परिणाम बेहतर होगा, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? लाओ तज हमें बताते हैं कि जीवन में संतुलन का महत्व है। जैसे एक किसान को पता होता है कि फसल का सही समय कौन सा है, वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि कब रुकना है। हमारे भारतीय परिवारों में भी अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करें, लेकिन कभी कभी ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? अच्छे अंक तो आते नहीं, उल्टा बच्चे पढ़ाई से ही घबरा जाते हैं। ताओ का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब कोई चीज अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वह लौटना शुरू कर देती है। जैसे गिलास में पानी भरते समय अगर आप ध्यान न दें और वो छलक जाए तो गिलास और आपका प्रयास दोनों ही बेकार हो जाते हैं। इसलिए लाओ त्सु कहते हैं कि हर चीज को उसके संतुलन में ही रहने देना चाहिए। एक कहानी याद आती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी था जो सोने की मूर्तियां बनाता था। उसने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और उसे और सुंदर बनाने के प्रयास में उसने उसमें इतनी अधिक सजावट कर दी कि मूर्ति की मौलिक सुंदरता खो गई। यही होता है जब हम अति कर जाते हैं। हमारे जीवन में यह सिद्धांत कई जगह लागू होता है। करियर की बात करें तो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार दोस्तों से मिलना जुलना ही भूल जाते हैं, और जो धनोपार्जन करने की होड़ में लगे रहते हैं वे अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो देते हैं। अब जरा सोचिए, क्या यही सफलता है? लाओ तुझ की इस सीख को अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो यह भगवत गीता के योग कर्मसु कौशलम के निकट है।
यानी कर्म में कुशलता का अर्थ ये नहीं है कि आप अति कर जाएं, बल्कि ये है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें और संतुलन बनाए रखें। आज जब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की गिनती इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि वास्तविक संबंध क्या होते हैं। एक मित्र का उदाहरण याद आता है जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में असली दुनिया के अपने रिश्ते खो बैठा। यह भी अतिरेक का एक रूप है। तो अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या खुद के लिए समय निकालने की बात हो। लाओ तू की ये सीख हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। तो अब जब आप आज की रात सोने जाएं, तो इस विचार के साथ सोएं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। और अगली बार जब आप खुद को किसी चीज में डूबा हुआ पाएं, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या मैं अति तो नहीं कर रहा। यही विचार हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम और भी गहरी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। रात का समय है और चाय का प्याला आपके हाथों में है। जब सारी दुनिया सोने की तैयारी कर रही है, तब मैं आपको एक अनोखी यात्रा पर ले चलने के लिए यहाँ हूँ। आज हम बात करेंगे ताओ ते चिंग के 10वें अध्याय की, जो हमें दृढ़ता और विनम्रता की गहराइयों में ले जाती है। ये आपको एक ऐसे संतुलन की ओर ले जाती है जो अक्सर हमारी तेज दौड़ती जिंदगी में खो जाता है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने अहंकार को एक किनारे रखकर दूसरों की बातें सुनते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि एक पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारे भीतर की विनम्रता में छुपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इस चक्कर में हम अपनी ही जड़ों को अनदेखा कर देते हैं। इस अध्याय में लाओ तजू हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण है संतुलन। दृढ़ता और विनम्रता का ये संतुलन ही हमें सही दिशा में ले जाता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी विनम्रता ही हमें जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है। अब सोचिए, एक किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है, तो क्या वो कभी ये सोचता है कि वो धरती से ऊपर है? नहीं, वह जानता है कि उसकी फसल उसकी विनम्रता और मेहनत का फल है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ है, हम ये भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारे भीतर की शांति है। दृढ़ता का मतलब है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि हम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सफलता का श्रेय दूसरों के साथ साझा करें। जैसे एक मोर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी सुंदरता उसके समूह के साथ ही पूरी होती है। मेरे एक मित्र की कहानी है, जो एक सफल व्यवसायी है। उसने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उसकी सफलता का असली कारण उसका विनम्र स्वभाव था। उसने हमेशा अपने कर्मचारियों की बातें सुनी और उन्हें साथ लेकर चलने का प्रयास किया। उसके इस स्वभाव ने न केवल उसकी कंपनी को सफल बनाया, बल्कि उसे एक सच्चा नेता भी बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर वह सिर्फ अपने अहंकार में रहता, तो क्या वह इतना सफल हो पाता? सच कहें तो हम सभी को कभी ना कभी ऐसा अनुभव होता है कि जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम खुद को और अधिक समृद्ध पाते हैं। यह जीवन का वो चक्र है जो हमें बार बार ये सिखाता है कि जितना हम देंगे, उतना ही हमें वापस मिलेगा। दृढ़ता और विनम्रता का यह पाठ हमें यही सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जो शांत और समृद्ध है। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को सुधारते हैं, तो हम बाहर की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो यह याद रखें कि आपकी सफलता का असली रहस्य आपकी दृढ़ता और विनम्रता में छुपा है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं, तो इन विचारों को अपने मन में लेकर सोइए। कौन जानता है, शायद अगली सुबह आपके लिए कुछ नया और अद्भुत लेकर आए। अब इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन हमारी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या आप तैयार हैं? तब तक के लिए शुभ रात्रि। आज के इस शांत रात में, जब हर कोई अपने दिन भर के संघर्ष से थक कर सो चुका है, हम अपने मन के उन खाली कोनों में झांकने की कोशिश करेंगे, जिन्हें शायद हम दिन भर की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ताओ ते चिंग के 11वें अध्याय की, जो हमें खाली स्थान के महत्व को समझने का अद्भुत दृष्टिकोण देता है। लाओ त्सू कहते हैं कि भले ही एक बर्तन मिट्टी से बना हो, उसका उपयोग उसके खाली स्थान के कारण होता है। जरा सोचिए, अगर बर्तन में खाली स्थान ही न हो, तो हम उसमें कुछ रख कैसे पाएंगे? यही वह दर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में लागू करना चाहिए। अब आप कहेंगे, ये तो सिर्फ एक बर्तन है, इससे मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी एक बर्तन की तरह नहीं है, जिसमें खाली स्थान का अपना महत्व है?
हमारे समाज में अक्सर हमें बताया जाता है कि हमें हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, कॉलेज में टॉप करना, नौकरी में प्रमोशन पाना, ये सब हमें खुद को व्यस्त रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि खाली समय का भी एक अलग महत्व होता है? क्या खाली समय में सोचने, खुद को समझने और अपनी इच्छाओं को पहचानने का अवसर नहीं मिलता? कल्पना कीजिए, एक सुंदर बगीचा जिसमें कई रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अगर उन फूलों के बीच के खाली स्थान ना होते, तो क्या वे फूल इतने खुशनुमा लगते? ये खाली स्थान ही है जो उन्हें खुलकर खिलने और खूबसूरत दिखने का अवसर देता है। इसी तरह, जब हम अपने जीवन में थोड़ी जगह छोड़ते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं और कोई बात नहीं करते, तो वह खामोशी भी कितनी सुकून भरी होती है। कभी कभी खामोशी खुद ही एक भाषा बोलती है, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। ये खामोशी, ये खालीपन हमें उन चीजों को देखने का मौका देता है जो हम आमतौर पर देख नहीं पाते। उदाहरण के लिए, हमारे रिश्ते। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों को अपनी अपनी जगह मिलती है। जब हम अपने साथी को उनकी व्यक्तिगत जगह देते हैं, तभी उनका प्रेम हमें खुलकर मिलता है। याद है बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे, पतंग के साथ थोड़ी ढील देने पर ही वो ऊंचाई पर उड़ पाती थी। ठीक वैसे ही जीवन में थोड़ी ढील, थोड़ा खालीपन हमें ऊंचाई देने में मदद कर सकता है। अब बात करें करियर की। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब है लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरें, थोड़ी जगह छोड़ें, तो शायद हमें अपने असली जुनून का पता चल सकता है। कभी कभी एक छोटे से ब्रेक के बाद ही हम समझ पाते हैं कि असल में हमें क्या करना है। आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ आपके मोबाइल पर उपलब्ध है और पल भर में सूचनाओं की बाढ़ आ जाती है, तब भी ये खाली स्थान हमें अपने आप से जोड़ता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन, ये सभी उस खालीपन का ही एक रूप है जो हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में इस खालीपन को थोड़ा और जगह दे सकते हैं? क्या हम रोजमर्रा की भागदौड़ में थोड़ी खामोशी, थोड़ी ठहरन के लिए समय निकाल सकते हैं? इस खालीपन में शायद हम खुद के साथ कुछ समय बिता पाएं, कुछ ऐसी बातें समझ पाएं जो हमारे व्यस्त जीवन में खो गई थी। अब इस विचार के साथ इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यह खालीपन का विचार यहीं समाप्त नहीं होता। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे ये खालीपन हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। तो तैयार रहिए अगली मुलाकात में और गहराई में जाने के लिए। तब तक अपने जीवन के बर्तन को थोड़ा खाली छोड़ने की कोशिश कीजिए। शायद उसमें कुछ अनमोल आकर ठहर जाए। शुभ रात्रि। रात के सुकून भरे पल में जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ किताबों की दुनिया में खो जाते हैं, आइए आज ताओ ते चिंग के 12वें अध्याय पर चर्चा करें, जिसका शीर्षक है संवेदनाओं का संयम। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू में गुंथा हुआ है। हम प्रतिदिन कितनी ही चीजें देखते, सुनते और महसूस करते हैं जो हमारी संवेदनाओं को आंदोलित करती हैं। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इन संवेदनाओं पर हमारा कितना नियंत्रण है? अब जरा सोचें, जब हम बाजार जाते हैं और वहां हमें तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े दिखते हैं, या किसी मिठाई की दुकान पर लुभावने मिठाई के डिब्बे, अचानक से हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। मन करता है वो सब कुछ पा लें। लेकिन क्या यह सच में हमारे लिए आवश्यक है? लाओ तुझ हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें बहकाती हैं और हमें उन पर संयम रखना होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि गांव के मेले में बच्चों की तरह खो जाना। जब हम छोटे थे, याद है कैसे हर चीज आकर्षित करती थी? लेकिन अब समझदारी से देखते हैं कि कौन सी चीज वाकई हमारी जरूरत है। संवेदनाओं का संयम रखने का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ताकि हम अपने असली लक्ष्यों से भटके नहीं। यह हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है। सोचिए, जब हम परीक्षा के दौरान पढ़ाई करने बैठते हैं और अचानक से सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हमें अपनी ओर खींचने लगते हैं। ऐसे में क्या हमें इन संवेदनाओं के बहकावे में आकर अपना ध्यान बंटाना चाहिए या फिर संयम से काम लेना चाहिए? लातो उसका मानना था कि हमारी इंद्रियां हमें अक्सर उन चीजों की ओर खींचती हैं जो हमें तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हमारा नुकसान करती हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, भले ही घर पर काम का ढेर पड़ा हो। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। घर में त्योहार का माहौल है, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की सुगंध और रिश्तेदारों का जमघट। कितना कठिन होता है उस वक्त संयम रखना, जब हर कोई कुछ न कुछ विशेष खाने या करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन यही तो संवेदनाओं का संयम है, जब आप समझते हैं कि हर स्वादिष्ट चीज जरूरी नहीं कि आपके शरीर के लिए अच्छी हो। इस अध्याय में लाओ त्सु ये भी कहते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित कर उनकी ओर से उदासीन रहता है। ये एक कठिन कला है, लेकिन जिस दिन हम इसे सीख जाते हैं, उस दिन से हमारी जिंदगी में एक गहरा संतुलन आ जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे कोई कुशल संगीतकार अपने साज पर इतनी महारत रखता है कि उसकी धुनें सुनकर मन शांत हो जाता है। संवेदनाओं का संयम हमें सिखाता है कि हम अपनी मनोस्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम जीवन के असली लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकें। आखिरकार, यदि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए तो क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? यह एक ऐसी सोच है जो हमें बार बार अपने आप से सवाल करने पर मजबूर करती है। अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपकी इंद्रियां सक्रिय हो रही हों, एक पल रुककर सोचिए, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या यह आपके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमें हमारी संवेदनाओं का सही मायने में संयम मिल जाता है। तो चलिए आज की रात इस विचार के साथ खत्म करते हैं कि अगली बार जब हम किसी आकर्षण के सामने खड़े होंगे, हम उस पर संयम रख सकें। और अब जैसा कि हम इस अध्याय से आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि संयम के इस मार्ग पर चलते हुए और क्या क्या अद्भुत संभावनाएं हमारे लिए खुल सकती हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, रात के इस सुकून भरे पहर में आपका स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप चैनल पर। आज हम एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे दिल के बहुत करीब है। यह है 13वां अध्याय ताओ ते चिंग से, जिसमें सम्मान और अपमान का संबंध समझाया गया है। चलिए चाय का एक प्याला हाथ में लेकर इस विचारशील यात्रा पर निकलते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी हमें किसी से सम्मान मिलता है तो हमारे दिल में एक अलग किस्म की खुशी भर जाती है। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा के लिए रहती है? और अगर कभी अपमान का सामना करना पड़े तो क्या वह दुख भी स्थायी होता है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब ताओ ते चिंग के 13वें अध्याय में बड़ी संजीदगी से दिया गया है। लाओ जू कहते हैं कि सम्मान और अपमान दोनों ही अस्थायी हैं। यह एक समुद्र की लहरों जैसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सोचिए, जब हम परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो चारों ओर से वाहवाही मिलती है, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए रहती है? जैसे ही अगली चुनौती आती है, ये सब भुला दिया जाता है। और अगर कहीं गलती हो जाए तो अपमान भी वैसे ही अस्थायी होता है। यह समझना जरूरी है कि हमारी पहचान इन बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के स्वरूप से होती है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी में उन पलों को याद करें जब आपने कुछ खास हासिल किया हो या जब किसी ने आपके काम की तारीफ की हो। इतनी जल्दी वो तारीफें हमारी आदत बन जाती हैं और हम उससे भी ज्यादा की उम्मीद रखने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा जब अपने माँ बाप से खिलौने की मांग करता है और उसे हर बार कुछ नया चाहिए होता है। सम्मान की ये भूख कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम इन बाहरी सम्मान और अपमान के चक्र से ऊपर उठ जाएं तो क्या होगा? जैसे कोई साधु या साध्वी जो अपने आंतरिक शांति को बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होने देते। यही ताओ का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। लाओ त्सू ने कथन दिया है कि जब आप सम्मान के पीछे दौड़ते हैं तो आप हमेशा अपमान के डर में जीते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आप हर समय किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हों और नीचे गिरने का डर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप अपने भीतर के सत्य को जान लेते हैं तो ये ऊंचाई और गहराई आपके मन को नहीं प्रभावित कर सकते। चलो एक छोटी सी कहानी से इसे और साफ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जिनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा गायब हो गया। गांव के लोग उनसे सहानुभूति जताने आए और कहा, यह बहुत बुरा हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद घोड़ा लौट आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। लोग बधाई देने आए। बूढ़े व्यक्ति ने वही कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। उसके बेटे ने एक घोड़े पर सवारी करते समय गिरकर पैर तोड़ लिया। लोग फिर आए और कहा, यह बहुत बुरा हुआ। बूढ़े ने फिर से वही कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवा युद्ध में चले गए। बूढ़े के बेटे को उसके पैर की चोट के कारण जाने नहीं दिया गया। अब लोग फिर आए और कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने फिर वही बात दोहराई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सम्मान और अपमान, सफलता और असफलता सब जीवन के खेल का हिस्सा है। इनसे प्रभावित होकर हम अपने असली स्वरूप को नहीं भूल सकते। यह हमें उस आंतरिक शांति से जोड़ता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से परे है। तो दोस्तों, अब जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो इस विचार को अपने मन में जगह दें कि हमारा असली सम्मान हमारे भीतर की शांति है। क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब कोई आपको सम्मान दे या अपमानित करे तो क्या आप उस पल को केवल एक अनुभव की तरह देख पाएंगे? इसी सोच के साथ कल रात की कहानी के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने। ताओ का दर्शन जीवन की उन गूढ़ सच्चाइयों में से एक है जो हमें न तो दिखता है और ना ही छू सकता है, परंतु फिर भी यह हमारी हर सांस में मौजूद है। 14वां अध्याय उसी अदृश्य ताओ का अनुभव कराता है। अब जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या उसका अस्तित्व नहीं होता? जैसे हवा जो दिखती नहीं परंतु उसके बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही ताओ हर जगह है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।
जब हम अदृश्य ताओ की बात करते हैं तो यह एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी खुद की वास्तविकता दिखाता है। अब सोचिए, जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन क्या यह सचमुच वही है जो हम हैं? नहीं, ये केवल एक छवि है। ताओ भी ऐसा ही है। ये वह अनदेखी शक्ति है जो हमारे हर कर्म, हर विचार में समाई हुई है, और हमें इसे पहचानना है। लाओ त्सु कहते हैं कि ताओ का अनुभव वैसा ही है जैसे एक नदी में तैरना। नदी का पानी हमें बहा ले जाता है, पर हम उसे पकड़ नहीं सकते। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आप सोचते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं? ऐसा लगता है मानो हम एक बहाव में हैं, जहां कभी कभी हम दिशा नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही ताओ हमें सिखाता है कि कभी कभी बहने देना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमारे भारतीय समाज में अक्सर हम अपने जीवन को योजनाओं और लक्ष्यों के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं। परिवार की उम्मीदें, करियर का दबाव और समाज की अपेक्षाएं हमें एक दिशा में धकेलती हैं। पर क्या कभी हमने सोचा कि ये सभी बाहरी जरूरतें हमारी आंतरिक शांति की कीमत पर आती हैं? ताओ का अदृश्य सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। एक बार की बात है, एक साधु किसी छोटे से गांव में गए और वहां के लोगों से पूछा कि क्या वे ताओ को जानते हैं। गांव वाले हंसने लगे और बोले, क्या चीज है ये ताओ? हमने कभी नहीं देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आप हवा को महसूस तो करते हैं पर देख नहीं सकते, वैसे ही ताओ को महसूस किया जा सकता है। ये सुनकर गांव वाले चुप हो गए और सोचने लगे कि जीवन में कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो अदृश्य होते हुए भी महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जब हम तकनीक और विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, ताओ का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर नई तकनीक, हर नया आविष्कार एक अदृश्य प्रवाह का हिस्सा है। इंटरनेट, जो शायद सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति है, कैसे हमें जोड़ता है? यह भी ताओ का ही एक उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की अदृश्य लहरें कैसे हमारे जीवन को बदल रही हैं? इस अदृश्य प्रवाह के साथ सामंजस्य बैठाना ही जीवन का असली सार है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम जीवन के हर पल को खुली बाहों से स्वीकार करते हैं। हम समझ पाते हैं कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का कोई ना कोई अर्थ है। ताओ हमें यह सिखाता है कि अदृश्यता में भी एक प्रकार की स्पष्टता होती है, जो हर व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं के अनुभवों द्वारा प्रकट होती है। अंतर में छिपी गहराइयां हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। ये वही ताओ है, अनदेखा परंतु हर जगह व्याप्त। जब हम इसे समझने लगते हैं तो जीवन की उलझनों का एक नया अर्थ खुलने लगता है। तो चलिए, अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करें तो उसे ताओ के रूप में देखें। आपके जीवन की यह यात्रा हर अनुभव के साथ और भी गहरी होती जाएगी। और अब अगली बार जब हम एक और अध्याय में प्रवेश करेंगे तो हम समझेंगे कि ताओ का आदर्श हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को कैसे प्रकाशित कर सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। फिर मिलते हैं। रात का यह समय एक विशेष जादू लिए होता है, जब सब कुछ शांत होता है, चाय का कप हाथ में होता है और हम खुद के साथ गहन संवाद में होते हैं। आज हम ताओ ते चिंग के 15वें अध्याय में डूबते हैं, जहां प्राचीन दार्शनिकों का दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। लाओ त्सु ने प्राचीन दार्शनिकों के विचारों को ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कोई दादी अपने पोते को कहानियां सुना रही हो। इस अध्याय में लाओ त्सु उन दार्शनिकों की बात करते हैं जो सरलता और सहजता से जीवन जीते थे। वे ऐसे लोग थे जो भौतिक संसार के चकाचौंध से प्रभावित नहीं होते थे। उनके लिए जीवन का उद्देश्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में था। अब जरा सोचिए, हमारे आज के समय में जब हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जुटा है, क्या हम कभी रुककर यह सोचते हैं कि असली खुशी कहाँ से आती है? लाओ त्से कहते हैं कि ये दार्शनिक अपने विचारों में इतने गहरे होते थे कि उनके मन की स्थिति को समझ पाना मुश्किल होता था। वे कहते हैं वे धूल में धूमिल, सर्दियों के पानी में जैसे पारदर्शी होते थे। ये एक अद्भुत उपमा है। जब आप धूल में कोई वस्तु देखते हैं या सर्दियों के पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो वह स्पष्ट नहीं होती, परंतु जिस तरह से वह धूल या पानी धीरे धीरे साफ होती है, वैसे ही प्राचीन दार्शनिकों का दृष्टिकोण जीवन को स्पष्टता और गहराई से दिखता था। आज जब हम अपने करियर की उलझनों में फंस जाते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ अभी और यहीं चाहिए। लेकिन क्या सही मायनों में हमारी आत्मा को संतोष मिलता है? शायद नहीं, क्योंकि वास्तविक संतोष तो तभी मिलता है जब हम अपने अंदर के शोर को शांत कर सकें। जैसे प्राचीन दार्शनिक, हम भी अपने जीवन में उस गहराई को पा सकते हैं यदि हम थोड़ा ठहर कर, सांस लेकर अपने अंदर झांक सकें। लाओ त्से आगे बताते हैं कि ये दार्शनिक दोनों हाथों से पकड़ते हैं पर कुछ नहीं लेते। यह सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका अर्थ है कि वे जीवन से सब कुछ लेते हैं परंतु अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ने देते। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे परिवार में जब कोई बुजुर्ग कड़ी मेहनत करता है परंतु अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है ताकि अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचा सके। ये एक गहरा सबक है जो हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। अब इस आधुनिक समय में जब हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता है,
हम कैसे इस संतुलन को पा सकते हैं? जवाब शायद इसी में है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखें और सोचें कि क्या ये वास्तव में हमें खुशी दे रहा है या नहीं। जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेना, हमें अपने जीवन में भी कुछ ठहराव चाहिए। अध्याय के अंतिम हिस्से में लाओ त्से कहते हैं, जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। ये सुनने में कितना सरल लगता है, परंतु इसका अर्थ गहरा है। आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रकट करने में लगा है, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, या हम केवल अपने विचारों को शब्दों में बदलने की जल्दी में हैं? आप सोच सकते हैं कि ये तो एक आदर्श स्थिति है, परंतु क्या हमारा जीवन आदर्श नहीं हो सकता? आखिर जीवन का अर्थ ही तो अपने आदर्शों को पाने की यात्रा है। यह अध्याय हमें इस यात्रा में गहराई और संतुलन के महत्व को सिखाता है। तो आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, इन विचारों को अपने मन में उतारिए। क्या हम जीवन की दौड़ में सब कुछ खो रहे हैं या कुछ पाने की कोशिश में हैं? अगली बार जब आप किसी शांत सर्दी की रात में अपने सोचों के साथ होंगे, तो इस अध्याय की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन की सच्ची समझ शायद बस उसी धुंधले पानी में छुपी हुई है। रात का ये जादू खत्म नहीं हुआ है, ये बस शुरू हुआ है। अगले अध्याय में मिलते हैं एक नए दृष्टिकोण के साथ। शुभ रात्रि। लाओ त्जू की ताओ ते चिंग एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के गहर रहस्यों को सरलता से समझाती है। जीवन की जटिलताओं को ताओ के माध्यम से देखने का नजरिया एक शांत झील के समान है, जिसमें हर तरंग का अपना अर्थ है। इसमें वर्णित सिद्धांत जैसे विनम्रता, सहजता और प्रकृति के साथ सामंजस्य हमारे व्यस्त जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकते हैं। आइए कुछ मुख्य बातें समझते हैं। एक, सहजता को अपनाएं। जीवन में अक्सर हम ज्यादा जटिलता में उलझ जाते हैं। ताओ हमें सिखाता है कि सरलता में सौंदर्य है। जब आप अगली बार किसी मुश्किल स्थिति का सामना करें, तो खुद से पूछें, क्या इसे सरल बनाया जा सकता है? जैसे चाय की चुस्की लेते समय हम उसे महसूस करते हैं, वैसे ही अपने कार्यों में सहजता लाएं। दो, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। ताओ के अनुसार हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं। हर रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। ये पार्क में टहलना हो सकता है या बस बालकनी में बैठकर सूरज की किरणों का आनंद लेना। जीवन के संतुलन को महसूस करें। तीन, विनम्रता में शक्ति है। विनम्रता का अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना और स्वीकारना। जब आप अपने से छोटों की मदद करते हैं या किसी बड़े की सलाह सुनते हैं, ये विनम्रता दर्शाता है। ये आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। चार, छोड़ने का साहस। कभी कभी हमें जो चाहिए वह पाने के लिए चीजों को छोड़ना पड़ता है। ये छोड़ना किसी वस्तु का हो सकता है या किसी विचार का। अगली बार जब आप किसी निर्णय में फंसे हो, तो सोचें कि आप क्या छोड़ सकते हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। पांच, अंतर को स्वीकारें। हर कोई अनोखा है और ताओ हमें सिखाता है कि इस भिन्नता को स्वीकारें। परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत करते समय उनके विचारों का सम्मान करें। ये रिश्तों में गहरी समझ लाता है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश ना छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।